नमस्कार बच्चों। आज ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास के सिद्धांत बीए पाठ तृतीय गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए विशेष कक्षा। आज की कक्षा में हम जानेंगे मानव विकास के सिद्धांतों के बारे में। 2-3 सिद्धांत जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इन सिद्धांतों के बारे में और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि विकास क्या है। वृद्धि और विकास में स्पष्टीकरण हमने पहले ही समझा था। और अब विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, अर्थात कोई भी हो उसका एक प्रॉपर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। अलग अलग स्तरों पे से विकास के विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए वो विकास की जो अंतिम अवस्था होती है उसको प्राप्त करते हैं। तो चाहे वो प्राणी मनुष्य हो, जानवर हो, उसके विकास का भी एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित प्रतिमान होता है। जैसे कि एक तितली का भी जन्म होता है तो अंडा होता है, पहले लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, उसके बाद तितली। जो अगर आपने तितली के जीवन चक्र को देखा है अपनी कक्षा 10वीं क्लास के विज्ञान के विषय में, तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। इसी प्रकार से जन्म पूर्व विकास में कुछ अंग, जैसे कि सिर का क्षेत्र पहले विकसित होता है और कुछ अंग बाद में, यानी कि विकास की एक अपनी विशिष्ट दिशा है और उस दिशा के अनुरूप ही विकास आगे बढ़ता है। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। विकास के कुछ दिशात्मक नियम होते हैं, बिल्कुल इसे समझें आप इस तरीके से कि विकास ऐसे ही किसी भी दिशा में नहीं होता, उसकी कुछ विशिष्ट दिशा होती है। और वो क्या होती है? सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल को हिंदी में क्या कहेंगे? मस्ताधुमुखी, यानी मस्ताधुमुखी, अर्थात सिर से पैर की ओर। यानी पहले विकास कहाँ होगा? सिर की तरफ विकास होगा और उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो पैर की तरफ आगे विकास बढ़ेगा। और प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ क्या है? निकट से दूर, यानी कि जो नज़दीक वाला है, जो सेंटर वाला विकास है, मिड लाइन है, जो बीच की लाइन दिख रहे हैं आप इस चित्र में, वहाँ पे विकास पहले होगा और बाहर की तरफ जो विकास है वो उसके बाद होगा। यानी कि हार्ट और इस प्रकार के ऑर्गन्स जो है अंदर अंग, वो पहले बनेंगे, वहाँ विकास पहले होगा और भ्रूण की उंगलियाँ बाद में विकसित होंगी। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखना ज़रूरी है, सिफेलोकॉडल लॉ और प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ। तो सिर से पैर की ओर विकास की दिशा और निकट से दूर की ओर, शरीर की मध्य रेखा से बाहर की ओर विकास की दिशा होती है। और इसी दिशा के क्रम को फॉलो किया जाता है विकास में, भ्रूण के विकास में, आगे शिशु के विकास में भी। मानसिक और बौद्धिक विकास में भी एक क्रम पाया जाता है, जैसे कि कई दीर्घकालीन अध्ययनों में भी सिद्ध हुआ है। और कई वातावरणीय कारक हैं जो इस क्रम को प्रभावित करते हैं, जिसका प्रभाव अल्पकालीन अथवा स्थायी भी हो सकता है। और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। देखो, मानसिक तथा बौद्धिक विकास का भी एक स्तर होता है। आप रीजनिंग जो है वो एक साल के बच्चे की अलग होगी और उसी क्रम में वो आगे चीज़ों को स्पष्ट करना समझ पाता है। और उसके बाद जब आगे की तरफ हम बढ़ें तो विकास की दिशा को देखते हुए बौद्धिक विकास उसके बाद होगा, यानी कि एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये उसके पश्चात आएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम मेंटल डेवलपमेंट होगा, मानसिक विकास होगा, फिर एनालिटिकल, यानी कि चीज़ों के क्रम को समझने का और चीज़ों के क्रम में सामंजस्य बिठाने का, समायोजन बिठाने का जो विकास है वो उसके पश्चात होगा। फिर एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के जो कारक हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसको। और आपको ये समझना होगा, पोषण, चाहे विकास है, विकास की वृद्धि की दर है, विकास की दर है, पोषण है, वातावरण में किस प्रकार के मूल्यों का निर्धारण हो रहा है, ये सब चीज़ें उसके चरित्र, मानव बाल विकास के में जो बालक है उसके चरित्र के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक अवस्था में जो विकास की दर होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम पहले भी ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि बहुत ही तीव्र गति से प्रारंभिक कुछ वर्षों में, 1 से 5 वर्षों में विकास की गति होती है।
और जब हम देखें पोषण का बहुत महत्वपूर्ण, पोषण के अंतर्गत सभी पोषक तत्व, खनिज, विटामिन्स, क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है उस बालक को, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, उसके विकास को प्रभावित करती हैं। और अगर प्रारंभिक क्षेत्र में ही, प्रारंभिक वर्षों में ही अगर किसी पोषण की कमी हो गई या वातावरण में उसे सकारात्मक कारक नहीं रहे, एक सकारात्मक वातावरण नहीं रहा अधिगम के लिए, विकास के लिए, तो उस कमी को आगे भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता, कुछ स्तर तक ही पूरा किया जा सकता है। जब गर्भकालीन या जन्म पूर्व अवस्था में मस्तिष्क का निर्माण हो रहा है तो कुपोषित होने पर मस्तिष्क या खोपड़ी का आकार छोटा रह जाएगा, ऐसा प्रभाव स्थायी होगा। यानी जो इनिशियल स्टेजेस में, प्रारंभिक स्तर में अगर कोई मस्तिष्क के विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया, जो उसको अवयव चाहिए, जो प्रमुख उसको कारण चाहिए, वातावरण चाहिए उसके विकास के लिए, वो उसे नहीं मिले, चाहे सही पोषण नहीं मिला, चाहे उसको कहीं चोट लग गई, तो इस प्रकार से अगर वो जो डेवलपमेंट प्रभावित होगा उसकी भरपाई आगे भविष्य में नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी का भी स्थायी प्रभाव हो जाता है। बच्चों के, शिशु के जन्म में अगर किसी भी स्तर से, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर उसके मस्तिष्क में कुछ स्थायी कुसंगति आ सकती है, कुछ स्थायी बाधक, विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है और उसको ठीक करना फिर पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसी भी बालक या शिशु के विकास में। फिर अगला देखें नियम, विकासात्मक प्रतिमान की विशेषताओं का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। विकासात्मक प्रतिमान क्या है? यानी कि ये कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, विकास की दिशा को बताते हैं। बच्चा कब लिखना शुरू कर रहा है, बच्चा कब चलना शुरू कर रहा है, कब बोलना शुरू कर रहा है, ये सब उसके प्रतिमान होते हैं और इनकी विशेषताओं का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। हम कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो विकासात्मक प्रतिमान में एक समानता होती है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। पहले आप कोई भी काम करते हैं तो एक उसकी जो सिंपल प्रोसेस होती है, एक साधारण रूप से उस कार्य को कैसे संपन्न किया जाए उसको आप समझते हैं और उसके बाद फिर आगे विशिष्ट कार्यों को देखने समझने की कला आपको आती है। तो इसी प्रकार से विकास भी पहले एक सामान्य बातों को देखता है और फिर उसके बाद वो और विशिष्ट की दिशा में अग्रसर होता है। यानी आप समझें कि कुछ ब्लॉक्स बच्चे को दिए तो पहले तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे उनको कैसे भी जोड़ के और कोई बिल्डिंग बनाना या उनको मिला के कोई टॉय बनाना, ऐसा कुछ करेगा। और जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब वो क्या करेगा, तब वो उसमें रंगों का समायोजन भी बिठाएगा कि एक रंग के ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए उसने अगर कोई बिल्डिंग या मकान बनाया तो उसने कुछ छत के लिए, कुछ खिड़की के लिए कोई अलग रंग, दरवाजे के लिए कोई अलग रंग के ब्लॉक्स यूज़ किए। तो इस प्रकार से विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विभिन्न क्षेत्रों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जितनी तीव्र गति से शारीरिक विकास हो रहा है उतनी तीव्र गति से ही मानसिक विकास भी हो जाए या कोई और संवेगात्मक विकास भी हो जाए। हर एक अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है, तो उसको कहीं तुलना करना उसके लिए संभव नहीं है। फिर विकास में आपस में एक सह संबंध पाया जाता है, आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए हमने कुछ प्रतिमान बना दिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। यानी कि अगर बच्चा 3 साल का है तो वो ये क्रियाएं कर लेगा, अगर बच्चा 8 साल का है तो वो ये क्रियाएं कर लेगा। तो इस प्रकार से हमने उसके विकास को कुछ मानकों में परिभाषित कर दिया है। अगला नियम देखें, विकास परिपक्वता और अधिगम का सम्मिलित परिणाम है। यानी कि इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। विकास क्या होता है? कभी एक छोटा बच्चा होता है, अगर आपने उसे डांट दिया रोने लग जाएगा तुरंत। कहीं ग्रुप में 5 लोगों के सामने 2 साल के बच्चे को डांट दिया, हो सकता है वो ज़ोर से बोलने भी लग जाए, आपको गुस्से में कोई सामान फेंक दे।
या हो सकता है वो बिल्कुल चुपचाप होके अपने आप में खुद को समेट के और फिर उस कमरे से बाहर चला जाए। हर बालक की किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जो क्षमता है और जो उसकी मनोवृत्ति है वो अलग अलग होती है। और ये किससे डेवलप होती है? ये उसकी परिपक्वता और लर्निंग। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, अधिगम यानी कि लर्निंग। सीखता है वो जो, और जो मैच्योरिटी, टाइम के साथ साथ आपको बच्चे को समझ में आने लगती हैं चीज़ें। जैसे कि उसने देखा कि आप किस प्रकार से माता पिता पूजा कर रहे हैं घर में, उसको देखा, और आप देखेंगे थोड़े समय बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और फिर वही व्यवहार वो अपने आप अंदर में डालते, उसको दर्शाते हैं। तो इसलिए विकास, परिपक्वता, अधिगम दोनों का ही सम्मिलित परिणाम है। परिपक्वता क्या है? बालक में उपस्थित वंशानुगत क्षमताओं का परिलक्षित होना ही परिपक्वता है। ये हरलॉक वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि जो वंशानुगत क्षमता हैं, जो उसकी हेरिडिटरी कैपेसिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंसीज़ हैं, वो किस प्रकार से उसके व्यवहार में दिख रही हैं, परिलक्षित हो रही हैं, वही परिपक्वता है। किसी भी सिचुएशन में एक छोटा बच्चा होगा, वो उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग होगी। अब जैसे मैंने बताया उदाहरण कि डांट दिया उसको उसके पापा ने, तो उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी। और वही बच्चा 7 साल का है और उसको डांट दिया तो उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। वो छोटा बच्चा जो है वो शायद 5 मिनट बाद भूल जाएगा और प्यार से बात करने लगेगा वापस। लेकिन वो 7 साल, 8 साल या इससे और आगे बढ़े, 14 साल का किशोर है, 15 साल का किशोर है, उसको अगर डांट दिया तो उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी। तो ये मैच्योरिटी, एज, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारे व्यवहार को और विकास को। अधिगम से क्या तात्पर्य है? सीखना यानी कि लर्निंग। सीखना अभ्यास और प्रयास द्वारा अर्जित प्रक्रिया है। यानी आप कुछ देख रहे हैं और फिर उसको ट्राई कर रहे हैं, प्रयास के द्वारा उसमें पारंगतता पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक अर्जित प्रक्रिया। लर्निंग आप कर रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं, दोनों ही प्रकार से। तो मानव क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जाति वृत्तीय जिसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक, और एक है व्यक्तिवृत्त अर्थात ऑन्टोजेनेटिक। जाति वृत्तीय से क्या तात्पर्य है? परिपक्वता से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ये जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। और व्यक्तिवृत्त में क्या होता है? इन क्रियाओं में विकास में वातावरण की ज़्यादा भूमिका रहती है कि वो किस वातावरण में रह रहा है बच्चा, वो उसको प्रभावित करेगा, उसके अनुरूप वो क्रियाएं करेगा। हम कोई भी काम करना कैसे सीखते हैं? देख के सीख रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं। जैसे आपके घर में चीज़ें होती हैं, आप उसको देखते समझते हैं और उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। तो इसीलिए, और जैसे जैसे आप परिपक्व होने लगते हैं उसमें कुछ बदलाव भी आ जाते हैं कि आपको समझ में आता है ये चीज़ें ठीक है, ये क्योंकि अब क्या है, आपका एनालिसिस, जो इंटरप्रिटेशन है आपका मस्तिष्क वो करने लगता है। फिर जन्म पूर्व विकास पूर्णतः परिपक्वता पर निर्भर होता है। जन्म से पहले जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो मैच्योरिटी पे निर्भर करता है, परिपक्वता पे निर्भर करता है। और जन्म के पश्चात का जो विकास पर परिपक्वता, अधिगम दोनों का प्रभाव होता है। अब ये शायद कुछ पौराणिक कथाओं में ज़रूर हमें देखने को मिल जाए कि विकास अंदर परिपक्वता भी हो रही है और लर्निंग भी, अधिगम भी हो रहा है भ्रूण जो गर्भाशय है उसी के अंदर। जैसे कि हमने अभिमन्यु की कथा पढ़ी थी कि उसने माता के गर्भ में ही ज्ञान ले लिया, कौशल ले लिया और चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता प्राप्त कर ली। लेकिन हम सामान्य रूप से कहें तो जन्म के पश्चात विकास पर, जब बच्चे का जन्म हो गया तो क्या 2 चीज़ें प्रभावित कर रही हैं उसके विकास को? परिपक्वता और अधिगम दोनों, यानी कि मैच्योरिटी और लर्निंग, ये दोनों ही चीज़ें उसको परस्पर इंटर रिलेटेड होते हुए प्रभावित कर रही हैं। और परिपक्वता अधिगम के अंतर संबंध का प्रभाव आगे के इन बिंदुओं से समझा जाता है। देखें इनको। सबसे पहले तो विकास प्रक्रिया में भिन्नता है कि विकास, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है अलग अलग होती है, कोई एक सामान्य नहीं है। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि बस इसी स्तर से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक बच्चे का विकास दूसरे बच्चे के विकास से भिन्न होता है। फिर परिपक्वता विकास की सीमा निश्चित कर देती है। परिपक्वता द्वारा निर्धारित सीमा एक विकास विरले ही होता है।
और सीखने के अवसर से वंचित होने पर विकास भी सीमित होता है। अगर आपको ज़्यादा अवसर ही नहीं मिलेगा क्या सीखा जाए, तो फिर आप किस प्रकार से लर्निंग कर पाएंगे। पूर्ण विकास के लिए प्रेरणा आवश्यक है। कोई मोटिवेशन मिलता है, कोई प्रेरणा मिलता है तो हम सीखते जल्दी हैं और हमारा विकास भी जल्दी होता है। आप देखिए, आप पढ़ते हैं, आगे कुछ बढ़ने के लिए कुछ करते हैं, कुछ अच्छी शिक्षाप्रद पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, उन लोगों से प्रेरणा मिलती है अगर आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं या ऐसी शिक्षाप्रद पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ये जो प्रेरणा आप दूसरों से ले रहे हैं, रोल मॉडल होते हैं ना, कि किसी को देख के आप आगे बढ़ते हैं कि मुझे भी इस व्यक्ति के जैसा बनना है, ये मेरा रोल मॉडल है, मुझे आगे भविष्य में ऐसा बनना है। तो ये आपके विकास में योगदान देता है। तभी ये जो मोटिवेशन है, ये जो प्रेरणा है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपका विकास अच्छा होगा। तो इस प्रकार से अंत में देखें कि सीखने का प्रभाव सही क्षण समय में श्रेष्ठ होता है। जब बालक सीखने के लिए तैयार हो तभी वो सीखने में रुचि लेगा और उसकी निरंतर रुचि बनी रहेगी तथा अभ्यास में भी सुधार रहेगा। आप छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को पेंसिल दे दोगे तो वो उसको लिखने लगेगा, तो क्या कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें वो खींच देगा कागज़ पे, या हो सकता है उससे पेंसिल ही ठीक से नहीं पकड़ी जाए, क्योंकि अभी अधिगम का सही स्तर नहीं है। उसकी बजाय अगर आपने कुछ ऐसी रिडल दे दी जिसमें कि कुछ रंगीन ब्लॉक्स है, उसको कहीं लगाना है, तो वो 1 साल का बच्चा वो कर लेगा कि उस जगह पे उस ब्लॉक को फिट कर दिया उसने। अर्थात उस क्षण में, उस समय में, उस अवस्था में उसके लिए वही चीज़, वही प्रशिक्षण काम करेगा कि वो ब्लॉक्स को लगा सके। पेंसिल से लिखने का काम वो नहीं कर सकता। तो बच्चा अब ये करने लगेगा तभी जो काम वो कर सकता है उसी में उसे रुचि आएगी। अगर जबरन आप उसे दूसरा उससे बड़े लेवल का काम करने को दोगे तो बच्चा उससे डाइवर्ट हो जाएगा। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है वो उसको खेलते हैं, छेड़ते हैं, इधर से उधर रख देंगे। बिल्कुल छोटे जो कुछ 1 साल के बच्चे होंगे, 1.5 साल के बच्चे होंगे, तो वो इस प्रकार से खेलते हैं क्योंकि उनके स्तर पे वही सीखने का एक सही ज़रिया है। उन चीज़ों को वो उनको रुचिकर लगती हैं और जो रुचिकर लगता है वो हम जल्दी से, शीघ्रता से सीख जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही क्षण में प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि जब बच्चे की उम्र के हिसाब से, विकास के स्तर के हिसाब से वो किस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो तभी उसे वो चीज़ सिखाई जाए, तो सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, लर्निंग जल्दी होती है। तो बच्चों, आज हमने विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। ये विषय आगे और अगले क्लास में बना रहेगा। आप इन सभी नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ें, देखें, पढ़ें, सुनें और जो नोट्स आपको दिए जाएं उनको बार बार पढ़ें और जो असाइनमेंट दिया जाए उसको पूर्ण करें। और इसी के साथ आज बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद।